नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आर्या ऑनलाइन ऑल स्टडी में। रत्ना, आज हम इतिहास में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के स्लाइड्स को स्ट्रिक्टली स्लाइड बाय स्लाइड डीकोड करेंगे। हर स्लाइड को 3D विजुअल मेथड से समझेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करेंगे। रत्ना, क्या आप तैयार हैं? जी प्रशांत सर, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। चलिए शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया रत्ना, तो चलिए पहली स्लाइड देखते हैं। बिल्कुल सर। देखो रत्ना, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक लहराता हुआ अमेरिकी झंडा है और पीछे युद्ध के मैदान में आग और धुआं दिख रहा है। ये आग और धुआं तो एक नए राष्ट्र के जन्म और संघर्ष को दर्शाता है ना? एकदम सही। ये एक नई दुनिया के उदय और तत्कालीन शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के पतन की कहानी है। इसका मुख्य स्थान उत्तरी अमेरिका है, जिसकी राजधानी आज वॉशिंगटन डीसी है। अच्छा। और इसे उस समय नई दुनिया या न्यू वर्ल्ड कहा जाता था। इसी घटना ने दुनिया में लोकतंत्र की नींव रखी। ये संघर्ष 13 उपनिवेशों और शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के बीच था। दोनों के बीच लगभग 6000 किलोमीटर यानी अटलांटिक महासागर की दूरी थी। प्रशांत सर, सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन मेरे मन में एक डाउट है। हाँ, पूछिए। आखिर इसे नई दुनिया क्यों कहा जाता है? मतलब ये पुराने यूरोप से बिल्कुल अलग थी। यूरोप में राजाओं का शासन था। ये एक ऐसे नए समाज की शुरुआत थी जहां पहली बार एक लोकतांत्रिक ढांचे को स्थापित किया जा रहा था। समझ गई। प्रशांत सर, मैं स्लाइड के कोने पर एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स देख रही हूँ। बिल्कुल सही ध्यान दिया रत्ना। विद्यार्थियों, परीक्षा के लिए आपको याद रखना है कि अमेरिका और इंग्लैंड के बीच की दूरी लगभग 6000 किलोमीटर थी और इन दोनों के बीच जो महासागर था उसका नाम अटलांटिक महासागर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी। चलो रत्ना, अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक 3D पुराना समुद्री जहाज विशाल नीले महासागर को पार करके एक सुंदर उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल द्वीप पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। ये तो कोलंबस का जहाज लग रहा है। बिल्कुल। 1492 ईस्वी में स्पेन के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। उसने इसे भारत समझा और वहां के निवासियों को रेड इंडियन कहा। बाद में अमेरिगो वेस्पूची नामक नाविक ने इसे एक अलग महाद्वीप बताया। और उसी के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा? सही कहा। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों ने व्यापार और संसाधनों के दोहन के लिए ये नए समुद्री मार्ग खोजे थे। प्रशांत सर, कोलंबस ने वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियन क्यों कहा? ये एक रोचक भूल है। कोलंबस दरअसल इंडिया यानी भारत आना चाहता था। जब वो वहां पहुंचा तो वो गलती से मान बैठा कि वो इंडिया पहुंच गया है, इसलिए उसने उन्हें रेड इंडियन कह दिया। प्रशांत सर, मुझे यहाँ फिर से एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स चमकता हुआ दिख रहा है। एकदम सही रत्ना। विद्यार्थियों, जोर देकर कह रहा हूं, याद रखें, खोज भले ही कोलंबस ने 1492 में की, लेकिन नाम अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर अमेरिका रखा गया। ये तो बहुत क्लियर हो गया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जो उपनिवेशों की स्थापना के बारे में है। जी सर। देखो रत्ना, यहाँ एक 3D पुराना नक्शा यानी एंटीक मैप खुला हुआ है, जिस पर एक इंक पॉट और पंख वाला पेन रखा है, जो भूमि पर कब्जा करने के दस्तावेजों को दर्शाता है। बिल्कुल। अब उपनिवेश या कॉलोनी क्या है? जब कोई देश किसी दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है और अपने लाभ के लिए उसका आर्थिक शोषण करता है। इंग्लैंड के अमेरिका में 13 उपनिवेश थे। इनके नाम हैं न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना और जॉर्जिया। प्रशांत सर, क्या एक देश का दूसरे देश पर कब्जा करने का मुख्य उद्देश्य केवल आर्थिक शोषण ही होता था? हाँ रत्ना, स्लाइड के आधार पर अगर देखें तो अपने लाभ के लिए संसाधनों का शोषण ही मुख्य उद्देश्य था। यही उपनिवेशवाद की सच्चाई थी। प्रशांत सर, मैं रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स को इंगित करना चाहूंगी। विद्यार्थियों, ये संख्या हमेशा याद रखनी है। इंग्लैंड के अमेरिका में कुल 13 उपनिवेश थे, 13 कॉलोनीज। याद रहेगा। चलो रत्ना, अब अगली स्लाइड देखते हैं जहां हम क्रांति के कारणों को समझेंगे। इस स्लाइड में एक 3D स्प्लिट स्क्रीन है। 2 भागों में बटा हुआ दृश्य। हाँ, एक तरफ इंग्लैंड की राजनीतिक सड़कें और लैंप पोस्ट हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के घने जंगलों के बीच बनी एक शांत धार्मिक कुटिया है। अच्छा, तो ये समाज और धर्म के कारणों को दिखा रहा है। बिल्कुल। पहला कारण था राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। अमेरिकी लोग इंग्लैंड जैसी व्यवस्था चाहते थे, पर ब्रिटिश उन्हें अयोग्य मानते थे। दूसरा था भौगोलिक दूरी। वही 6000 किलोमीटर वाली दूरी। हाँ, इसके अलावा धार्मिक मतभेद थे।
इंग्लैंड में पुराने विचार वाले कैथोलिक और नए विचार वाले प्रोटेस्टेंट के बीच संघर्ष था। इसी धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए प्रोटेस्टेंट और प्यूरिटन लोग इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका बस गए। प्रशांत सर, 6000 किलोमीटर की दूरी ने उन्हें स्वतंत्र होने का मौका कैसे दिया? सोचो रत्ना, इतनी दूर से संचार की बहुत कमी थी। अगर कोई बगावत हो तो संदेश जाने और सेना आने में महीनों लग जाते थे। इसलिए ब्रिटिश सेना का तुरंत नियंत्रण मुश्किल था। समझ गई। प्रशांत सर, रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स देखें। विद्यार्थियों, एग्जाम के लिए प्यूरिटन और प्रोटेस्टेंट का नाम याद रखें जो धार्मिक उत्पीड़न से बचकर अमेरिका गए थे। आगे बढ़ते हैं सर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। रत्ना, इस स्लाइड पर 3D में कुछ पुरानी बंदूकें यानी मस्केट्स और युद्ध के धुएं के साथ एक बड़ा खजाना दिख रहा है, जो युद्ध और आर्थिक लालच का प्रतीक है। बिल्कुल। ये 1756 से 1763 तक चले सप्तवर्षीय युद्ध को दर्शाता है। ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ, जिसमें फ्रांस की हार हुई। प्रोफेसर पोलार्ड के अनुसार फ्रांस की हार ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया, क्योंकि अब उन्हें फ्रांस का डर नहीं था। और दूसरी तरफ ब्रिटेन की वाणिज्यवाद यानी मर्केंटिलिज्म नीति थी, जिसका उद्देश्य आर्थिक शोषण था। हाँ, संसाधनों का दोहन करना। ये प्रगति विरोधी नीति थी, जिससे असंतोष बढ़ा। प्रशांत सर जी, प्रोफेसर पोलार्ड के इस कथन का क्या मतलब है कि फ्रांस के डर के खत्म होने से स्वतंत्रता की इच्छा भड़की? दरअसल पहले अमेरिकियों को हमेशा फ्रांस के हमले का डर रहता था, इसलिए उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए इंग्लैंड की सेना चाहिए थी। जब फ्रांस हार गया तो वो डर खत्म हो गया और अब इंग्लैंड की सुरक्षा जरूरी नहीं रही। ये तो बहुत लॉजिकल है। प्रशांत सर, रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स पर ध्यान दिलाना चाहूंगी। एग्जाम अलर्ट। विद्यार्थियों, सप्तवर्षीय युद्ध का समय 1756 से 1763 और वाणिज्यवाद नीति का उद्देश्य सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। जी। चलो रत्ना, अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक 3D आधिकारिक दस्तावेज है, जिस पर लाल रंग की वैक्स सील लगी है और पास ही एक टूटा हुआ चाय का प्याला रखा है। यानी दमनकारी कानून और कर। बिल्कुल। 1765 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविल ने युद्ध का खर्च निकालने के लिए स्टैंप एक्ट लाया। अदालती कागजों और अखबारों पर 20 शिलिंग का स्टैंप अनिवार्य किया गया। बाप रे। फिर 1767 में कागज, शीशा और चाय जैसी आयातित वस्तुओं पर भी कर लगा दिया गया। उस समय शासक जॉर्ज तृतीय था, जो बहुत निरंकुश था। उसकी नीति थी शासन करना, लेकिन जनता की भलाई न करना। प्रशांत सर, अखबारों और अदालती कागजों पर ही 20 शिलिंग का स्टैंप क्यों लगाया गया? क्योंकि ये चीजें रोजमर्रा के इस्तेमाल और विचारों के आदान प्रदान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। इनसे आसानी से पैसा बटोरा जा सकता था और विरोध की आवाज को भी दबाया जा सकता था। बहुत चालाक नीति थी। प्रशांत सर, रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स पर पॉइंट करूंगी। बिल्कुल रत्ना। विद्यार्थियों, याद रखें, स्टैंप एक्ट 1765 में प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने लागू किया था और शासक जॉर्ज तृतीय था। आगे की घटना तो और भी दिलचस्प है। हाँ, चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जो एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना है। देखो रत्ना, यहाँ 3D विजुअल में रात के अंधेरे में कुछ बड़े जहाज खड़े हैं और लोग जहाजों से चाय की बड़ी बड़ी पेटियां समुद्र के पानी में फेंक रहे हैं। एकदम सही। 1773 में ब्रिटिश सरकार ने चाय कानून पास किया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में चाय बेचने का एक अधिकार यानी मोनोपोली दे दिया। इससे स्थानीय व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ। अच्छा। इसी विरोध में बॉस्टन बंदरगाह पर निवासियों ने जहाजों से चाय की सभी पेटियां समुद्र में फेंक दी। इसे ही बोस्टन चाय पार्टी कहते हैं। परिणाम स्वरूप बॉस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया गया और ब्रिटिश वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार शुरू हुआ। प्रशांत सर, एकाधिकार से स्थानीय व्यापारियों को कैसे नुकसान हुआ? क्योंकि अब केवल ब्रिटिश कंपनी ही चाय बेच सकती थी। अमेरिका के अपने व्यापारी बेरोजगार हो गए, उनका धंधा ठप हो गया। आप समझी। प्रशांत सर, रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स देखकर बताना चाहूंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, बोस्टन चाय पार्टी की घटना 1773 में हुई थी और इसका परिणाम ब्रिटिश वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार था। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। रत्ना, इस स्लाइड में एक विशाल 3D असेंबली हॉल है, जहां सूरज की रोशनी में एक व्यक्ति हाथ में एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आजादी की घोषणा। हाँ, लेकिन पहला संघर्ष 18 अप्रैल 1775 को लेक्सिंगटन में ब्रिटिश सेना और अमेरिकियों के बीच पहली गोलीबारी से शुरू हुआ। फिर ऐतिहासिक दिन आया 4 जुलाई 1776। फिलाडेल्फिया में दूसरे महादेशीय सम्मेलन में ये घोषणा हुई। ये घोषणा पत्र थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। आज भी 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। प्रशांत सर, स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में हुई,
लेकिन पहली गोलीबारी 1775 में ही क्यों हो गई थी? क्योंकि जनता का आक्रोश चरम पर था रत्ना। आधिकारिक घोषणा होने से पहले ही लेक्सिंगटन में जमीनी संघर्ष शुरू हो गया था। प्रशांत सर, रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स को चिन्हित करना चाहूंगी। एग्जाम अलर्ट। विद्यार्थियों, घोषणा पत्र किसने तैयार किया? थॉमस जेफरसन। और स्वतंत्रता दिवस की तारीख 4 जुलाई 1776। एकदम कंठस्थ कर लें। जी। चलो वो अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ 3D विजुअल में एक सफेद घोड़े पर बैठे सेनापति जॉर्ज वॉशिंगटन दिख रहे हैं। और उनके नीचे एक मेज पर मोहर के साथ एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। बिल्कुल। अमेरिकी सेना का नेतृत्व जॉर्ज वॉशिंगटन ने किया और इसमें फ्रांस ने अपना सहयोग दिया। फ्रांस ने? हाँ, फ्रांस ने अपनी पुरानी हार का बदला लेने के लिए अमेरिका का साथ दिया और अंततः 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि हुई। इस संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ और ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया। प्रशांत सर, फ्रांस ने अमेरिका की मदद क्यों की? क्या उनका कोई अपना फायदा था? बिल्कुल फायदा था। फ्रांस का मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन को कमजोर करना और अपनी सप्तवर्षीय युद्ध की पिछली हार का बदला लेना था। समझ गई। प्रशांत सर, रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स देखें। विद्यार्थियों, पेरिस की संधि की तारीख 3 फरवरी 1783 को अपने नोट्स में हाईलाइट कर लें। जी सर। चलो रत्ना, अब अगली स्लाइड देखते हैं संविधान के निर्माण पर। इस स्लाइड में एक 3D लकड़ी का जज का हथौड़ा और वी द पीपल लिखा हुआ एक प्राचीन दस्तावेज दिख रहा है। यानी संविधान? हाँ, 1787 ईस्वी में संविधान बनकर तैयार हुआ और 1789 ईस्वी में विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ। वाह! अमेरिका ने मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत को अपनाया और सत्ता को 3 भागों में बांटा: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्रशांत सर, ये मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत क्या है और सत्ता को 3 भागों में बांटना क्यों जरूरी था? इससे यह सुनिश्चित हुआ कि कोई एक व्यक्ति या संस्था तानाशाह ना बन सके, शक्तियों का संतुलन बना रहे, इसलिए इसे बांटा गया। बहुत ही सही कदम था। प्रशांत सर, एग्जाम अलर्ट बॉक्स नोटिस करें, एग्जाम अलर्ट। विद्यार्थियों, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में और कब लागू हुआ? उत्तर है अमेरिका, 1789 में। जी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ 3D विजुअल में जॉर्ज वॉशिंगटन की एक सफेद संगमरमर की मूर्ति है और पृष्ठभूमि में औद्योगिक गियर और समुद्री जहाज घूमते हुए दिख रहे हैं। नए अमेरिका का प्रतीक। बिल्कुल। प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन बने। अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ ने लसेज फेयर यानी मुक्त व्यापार का सिद्धांत दिया। अधिकारों की बात करें तो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला, धर्म प्रचार की छूट मिली। ये तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ सीमाएं भी थीं। शुरू में वयस्क मताधिकार लागू नहीं था और महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। प्रशांत सर, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार तो मिला, पर वोट देने का अधिकार क्यों नहीं? क्योंकि उस समय की सामाजिक संरचना अभी पूरी तरह से समान अधिकारों के लिए विकसित नहीं हुई थी। ये उस दौर की एक सीमा थी। प्रशांत सर, रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स की ओर इशारा करूंगी। ये बहुत ट्रिकी सवाल एग्जाम के लिए। एडम स्मिथ का सिद्धांत लैसेज फेयर याद रखें और याद रखें कि शुरुआत में महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। जी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो रत्ना, इस 3D दृश्य में एक अकेला समुद्री जहाज एक विशाल महासागर को पार करने की कोशिश कर रहा है, जो भौगोलिक दूरी को दर्शा रहा है। हाँ, ये दर्शाता है कि इतनी बड़ी भौगोलिक दूरी पर युद्ध लड़ना इंग्लैंड की बड़ी भूल थी। इंग्लैंड की असफलता के कारण थे गलत अनुमान लगाकर अमेरिका की शक्ति को नजरअंदाज करना, अमेरिकियों में स्वतंत्रता की प्रबल राष्ट्रवाद की भावना और जॉर्ज तृतीय की अकुशल नीतियां। और यहाँ एक रोचक तथ्य भी है। बिल्कुल, नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं बना। प्रशांत सर, इंग्लैंड जैसी महाशक्ति ने अमेरिका की शक्ति का गलत अनुमान कैसे लगा लिया? क्योंकि उन्हें लगा कि उपनिवेशों के पास कोई प्रशिक्षित सेना नहीं है। वे अमेरिकियों के राष्ट्रवाद के जज्बे को नहीं समझ पाए। प्रशांत सर, रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स देखें। विद्यार्थियों, इस स्लाइड पर एक बेहतरीन एग्जाम पॉइंट है। नेपाल वो देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं बना। इसे ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं। चलो रत्ना, अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड के 3D स्प्लिट स्क्रीन में एक तरफ अमेरिका का शक्तिशाली प्रतीक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है और दूसरी तरफ फ्रांस में आग की लपटों के बीच बगावत करते हुए लोग दिख रहे हैं। हाँ, ये फ्रांसीसी क्रांति है। अमेरिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप अमेरिका एक शक्तिशाली राष्ट्र बना और जॉर्ज तृतीय का तानाशाह बनने का सपना टूट गया। इसका वैश्विक प्रभाव ये रहा कि इस संग्राम ने फ्रांस की जनता को प्रेरित किया।
अमेरिकी युद्ध से लौटे फ्रांसीसी सैनिकों ने अपने निरंकुश राजा के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। प्रशांत सर, अमेरिकी क्रांति का फ्रांस की क्रांति से क्या सीधा संबंध था? दरअसल फ्रांस के सैनिकों ने अमेरिका में स्वतंत्रता और समानता के लिए लड़ते हुए जो विचार सीखे, वापस जाकर उन्होंने वही विचार अपने देश में लागू करने चाहे। फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा किस घटना से मिली? इसका सीधा उत्तर है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। जी। चलो रत्ना, अब आज की आखिरी स्लाइड देखते हैं। इस 3D विजुअल में एक प्राचीन लाइब्रेरी के अंदर एक चमकता हुआ सुनहरा स्क्रॉल खुला हुआ है, जिस पर सभी महत्वपूर्ण तिथियां सोने के अक्षरों में लिखी हुई हैं। बिल्कुल, ये टाइमलाइन है। महत्वपूर्ण तिथियों का रिवीजन करें। 1492 में कोलंबस की खोज, 1756 से 1763 तक सप्तवर्षीय युद्ध, 1765 में स्टैम्प एक्ट, 1773 में बॉस्टन चाय पार्टी, फिर 1776 में थॉमस पेन की पुस्तक कॉमन सेंस प्रकाशित हुई, 4 जुलाई 1776 को घोषणा, 1783 में पेरिस की संधि और 1789 में संविधान लागू। प्रशांत सर, इस पूरी टाइमलाइन में थॉमस पेन की किताब कॉमन सेंस का क्या रोल था? इस किताब ने आम अमेरिकियों को बहुत ही सरल भाषा में समझाया कि राजा के शासन से आजादी क्यों जरूरी है। इसने लोगों को एकजुट किया। प्रशांत सर, अंतिम रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स देखें। विद्यार्थियों, पूरी टाइमलाइन महत्वपूर्ण है, लेकिन थॉमस पेन की पुस्तक कॉमन सेंस 1776 एग्जामिनर का पसंदीदा सवाल है। इसे याद रखना जरूरी है। विद्यार्थियों, आज के लिए एक सोचने वाला सवाल, अगर उस समय इंग्लैंड और अमेरिका के बीच आज के जैसा इंटरनेट या टेलीफोन होता, तो क्या फिर भी 6000 किलोमीटर की दूरी अमेरिकियों को आजाद होने का मौका दे पाती? इस पर विचार कीजिएगा। ये सोचने वाली बात है। रत्ना, आज हमने सभी स्लाइड्स को डिटेल में डिकोड किया और एग्जाम अलर्ट पॉइंट्स पर खास ध्यान दिया। जी प्रशांत सर, स्लाइड बाय स्लाइड मेथड से पढ़ना बहुत क्लियर और इजी लगा। विद्यार्थियों, अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आर्या ऑनलाइन ऑल स्टडी के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ें। वहां आपको डेली नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम अपडेट्स मिलते रहेंगे। रत्ना, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू प्रशांत सर, और धन्यवाद विद्यार्थियों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।